अब मान लो हमारे पास एक केस आया है जहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है, ओरल एविडेंस नहीं है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन इस केस में हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है, यानी डिजिटल रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप मैसेजेस है, इंस्टाग्राम डीएम्स है, तो ये सारे डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अगर ऐसे सारे एविडेंसेस को हमको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए ये प्रोसेस देखते हैं। ये दिया है सेक्शन 61, 62 एंड 63 में। तो सेक्शन 61 सिंपली यही बताता है कि नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। सिर्फ ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इस वजह से किसी भी एविडेंस को नकारा नहीं जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस। तो 61 के ही कंटिन्यूस में 62 बात करता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस को प्रूव करना है तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस दिया है सेक्शन 63 में। तो 62 के फर्दरेंस में 63 बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अगर कोर्ट में एज एन एविडेंस हमको प्रोड्यूस करना है तो हमको एक प्रोसेस फॉलो करना है जो 63 बताता है। अब 63 को अच्छे से समझते हैं। अब देखो सेक्शन 63 बहुत वास्ट है, उसमें सीडीआर के एडमिसिबिलिटी के रूल्स दिए हैं, टेप रिकॉर्डर अगर हो, कॉन्वर्सेशन हो, तो उसके सारे एडमिसिबिलिटी के रूल्स दिए हैं, लेकिन हम उसको शॉर्ट में समझेंगे। तो 63 बात करता है कि अगर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन वो फॉर्म हुई है, स्टोर हुई है एंड ट्रांसमिट हुई है एट द सेम टाइम किसी कंप्यूटर में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे। अब ये सर्टिफिकेट एग्जैक्टली होता क्या है और सर्टिफिकेट इशू कौन कर सकता है? तो पहला है कि जिसके कंट्रोल में वो डिवाइस है, यानी मेरा कंप्यूटर है तो मेरे अंडर कंट्रोल है तो मैं सर्टिफिकेशन कर सकती हूँ, तो मैं सर्टिफिकेट दूंगी। दूसरा है कि उस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड इशू में है, उस टाइम पीरियड में मेरा जो डिवाइस था वो उस पर कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। तीसरा है कि मेरे डिवाइस पे कोई ऐसा वायरस नहीं है, मैलवेयर नहीं है या फिर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो जो फुटेज है वो जेन्युइन है। तो ये सब जब टिक होंगे तब सर्टिफिकेट इशू करेंगे हम। तो सर्टिफिकेट के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन का प्रिंट आउट हो या फुटेज हो हम सबमिट करेंगे, तब कोर्ट में वो एडमिसिबल होगा। अगले सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 64। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्टली कोर्ट में जाके सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्टली कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस सबमिट कर सकते हैं? तो नहीं, उसके कोई रूल्स होते हैं, उसके एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर का सबसे पहला पार्ट है नोटिस। नोटिस मैंडेटरी है। तो सेक्शन 64 बात करता है कि सेक्शन 60 क्लॉज 1 के हिसाब से अगर हमारे पास, हमारे पोजीशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको ऑपोजिट पार्टी को एक नोटिस सेंड करना पड़ता है। अंडर सेक्शन 64 नोटिस इज मैंडेटरी। एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस दिए हैं, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे नोटिस सेंड करना मैंडेटरी नहीं है। पहला है डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ अ नोटिस, यानी जो डॉक्यूमेंट हमको प्रूव करना है वो डॉक्यूमेंट ही नोटिस है, तो उस केस में नोटिस सेंड करना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा है एडवर्स पार्टी नोज टू प्रोड्यूस इट। दूसरे ऑपोजिट पार्टी को पता है कि हमें, मतलब ऑपोजिट पार्टी इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट, तो उस केस में भी नोटिस सेंड करना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा है एडवर्स पार्टी ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉड या फोर्स से ऑब्टेन किया है, तो उस केस में भी और एडवर्स पार्टी को हमें नोटिस सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है ओरिजिनल इज इन कोर्ट ऑलरेडी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कोर्ट में हमने सबमिट किया है, तो उस केस में भी नोटिस सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा है एडवर्स पार्टी एक्सेप्टेड द लॉस, यानी ऑपोजिट पार्टी है उसने अपना लॉस, यानी उसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो दिया है, मिसप्लेस किया है। तो उस केस में अगर एडवर्स पार्टी के पास ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे? तो उस केस में नोटिस सेंड करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट है थर्ड पार्टी, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे थर्ड पर्सन के पोजीशन में है जो पर्सन मिसिंग है, या फिर वो नॉट रीचेबल है, वो मिल नहीं रहा है, या फिर वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो उस केस में भी नोटिस सेंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 65, जो बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर और हैंडराइटिंग ऑफ एन अलेज्ड पर्सन टू हैव साइन एंड रिटर्न द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी में डिस्प्यूट चल रहा है एंड बी के पास एक डॉक्यूमेंट है, डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, उस पे ए के सिग्नेचर है, ऐसा एलिगेशन लगाया है बी ने ए पे। तो यह ए के सिग्नेचर है कि नहीं ये प्रूव करना कोर्ट में मैंडेटरी है। बी सिर्फ अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट में ले आता है और बोलता है कि ये सिग्नेचर ए का है, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बी को ये
प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर ए का ही है। तो ये प्रूफ करने के 4 वेज हैं। तो पहला है कि ए को बुलाओ, कॉल ए को बुलाओ और पूछो कि ये तेरा ही हैंडराइटिंग है, सिग्नेचर है या नहीं। दूसरा वे है कि कॉल द पर्सन हु वाज प्रेजेंट एट द टाइम। ये सिग्नेचर करते टाइम अगर कोई तीसरा पर्सन प्रेजेंट हो तो उस पर्सन को बुलाओ और उसको पूछो। तीसरा है कॉल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, हमने एक्सपर्ट ओपिनियन में देखा था कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को हम बुला सकते हैं, वो फिर ए का हैंडराइटिंग और ये वाला डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर है वो कंपेयर करके मैच करके उसका ओपिनियन बनाएगा। तो वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। चौथा है कॉल पर्सन एक्वेंटेड। ये हमने एक्सपर्ट ओपिनियन में देखा था कि हम ऐसा पर्सन भी बुला सकते हैं जिसको ए का हैंडराइटिंग या फिर ए का सिग्नेचर अच्छे से पता है, हु इज एक्वेंटेड विद द एज हैंडराइटिंग और एज सिग्नेचर। तो ऐसे पर्सन को हम बुलाएंगे। तो ये 4 वेज है। बी इन 4 वेज को यूज करके प्रूफ कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर है वो ए का ही है। तो सेक्शन 65 सिंपली ये बोलता है कि आप सिर्फ बोल नहीं सकते कि हाँ ये जो हैंडराइटिंग है या फिर सिग्नेचर है ये ऐसे ऐसे अलेज्ड पर्सन का है। ऐसे एलिगेशंस आप नहीं लगा सकते, आपको बाकायदा प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्यों है, ये हैंडराइटिंग है तो कैसे है। अब हमारा अगला सेक्शन देखते हैं जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की। 65 में रिटर्न सिग्नेचर्स देखे थे या फिर हैंडराइटिंग देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का क्या, तो 66 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात करता है। ये मेनली 2 सिग्नेचर्स की बात करता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है सिक्योर, दूसरा है रेगुलर। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो रेगुलर सिग्नेचर्स होते हैं, रेगुलर ई सिग्नेचर्स होते हैं, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत है। अभी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते क्या है, तो ये सिग्नेचर्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, फिर अप्लाई करने के बाद वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको वो डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव करेंगे। तो ये सिक्योर ई सिग्नेचर जो होता है वो आपको एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद मिलता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद मिलता है। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाइड होता है। लेकिन ये जो रेगुलर ई सिग्नेचर होता है ये कोई भी कर सकता है, ऑनलाइन कोई भी सिग्नेचर कर सकता है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। तो 66 मेनली ये 2 सिग्नेचर्स की ही बात करता है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।